जब से मैं हाई स्कूल में आया तब से लेकर अब तक मैं डर डर के जीता आया हूं। वो बहुत ही दर्दनाक था। मैंने सफर किया हर दिन ताकि मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जी सकूं, पर कुछ नहीं बदला। साले लूजर, अब तू खुश है ना? हम लोग तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो तेरे फैमिली ने भी नहीं किया तेरे लिए। इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। सोच तू इतना बेकार है, वो तो तेरा नसीब अच्छा है। मैं तेरे साथ बात करता हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूंगा तू वैसा ही करेगा, समझा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं गिव अप करने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया। आज का सबसे बड़ा खबर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने बुलीज को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला है। मैंने जो किया वो सही था। वो सब मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने मेरा और मेरे फैमिली का मजाक उड़ाया। मुझे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया। मैं दूसरे विक्टिम से कहना चाहता हूं, उठो और वही करो जो मैंने किया। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले। मैं सब ठीक करके ही रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं बेसहारा था और मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। जब मुझे स्कूल में सब लोग बुली करते थे। जन्मदिन मुबारक लूजर। चल अब जमीन में जो केक का टुकड़ा पड़ा है वो उठा के खाना शुरू कर। ओह, कितना गंदा दिख रहा तू, बिल्कुल एक सुअर जैसा। तो दोस्तों, हमारे स्कूल का सबसे बड़ा लूजर का आज बर्थडे है। चल अब हंस अच्छे से। मैं स्कूल नहीं आना चाहता। हाई स्कूल में आने का क्या फायदा जब हर रोज मेरे साथ यही होता रहता है। सब लोग हर रोज मुझ पे हंसते हैं। मेरा मजाक उड़ाना जैसे उनका टाइम पास है, और यहाँ मैं लाचार, कमजोर। कभी कभी लगता है मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। मुझ पर मत हंसो, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मेरा क्या दोष था? क्या मैं इसी लायक हूँ? मैं कमजोर था, मैं डरता था उन लोगों से और चुपचाप सब सहता था। लेकिन अब एक एक को जवाब देने का समय आ चुका है। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर एक लड़ाई के बीच में है। वो अपने पास के बारे में सोचता है, उस वक्त जब वो स्ट्रगल की वजह से सब कुछ छोड़ना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वो सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खड़ा है, सब उसके पीछे और आस-पास हैं। वो कहता है, अगर कोई भी मुझे गलत कहेगा तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया था। फिर सीन एक स्कूल में शिफ्ट होता है। वहाँ एक लड़का डोडू बैठा हुआ है। वो कहता है, मुझे जल्द ही खुद को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इस नफरत भरी स्कूल लाइफ के बारे में लिखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कई बच्चे उसके लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे जमीन पर रौंद रहे हैं। वे उसे बहुत पीटते हैं। यिम से जून तक सभी और उसे जमीन से गंदा केक खाने के लिए मजबूर करते हैं। वे उसका ह्यूमिलिएशन करते हैं और उसके साथ फोटो लेते हैं। डोअन ये सब अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है। फिर हम उसी दिन के और सीन्स देखते हैं। डोअन और उसके बडीज डोडू को और भी परेशान करते हैं और कहते हैं, कल फिर केक लाना, तेरा अगले साल का बर्थडे भी अभी से सेलिब्रेट करेंगे। क्लास की घंटी बजती है। डोअन और उसके दोस्त जल्दी से क्लास में पहुंचने के लिए चले जाते हैं ताकि टीचर उन्हें डांट ना लगाए। इस बीच डोडू धीरे धीरे उठता है और क्लास की तरफ लौटता है। वहां टीचर उसे लेट आने के लिए डांटता है। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स उसकी हालत पर हंसते हैं। उसे अंदाजा लग चुका था कि उसे फिर से बुली किया गया है। एक स्टूडेंट कहता है, डोडू, तू अपनी जिंदगी खत्म कर ले, इतना सब सहने का बजाय अच्छा वही होगा। डोडू ये सब नोटबुक में लिखता है और कहता है, अगर फाइनल विल लिखने का कोई कंपटीशन होता तो मैं उसमें पहला प्राइज जीतता। फिर वो सोचता है कि उसके इस कदम से डुआन की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। वो कहता है, मैं खुद इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, उसे बर्बाद होते हुए। लेकिन फिर भी डुआन की लाइफ बर्बाद करने के ख्याल से मुझे खुशी मिलती है। वो ये भी सोचता है कि उसके फैमिली की रिएक्शन क्या होगी। उसका ब्रदर जो स्टडी एडिक्ट है,
उसके फ्यूनरल में भी फ्लैश कार्ड से पढ़ रहा होगा। उसकी सिस्टर अपने फोन पर रहेगी। उसके पेरेंट्स उसकी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है। फिर भी वो फैसला करता है कि वो अपने फैमिली को अलविदा कहेगा। शाम को फैमिली डिनर के वक्त डोडू अपनी सिस्टर से पूछता है, मॉम कहाँ है? सिस्टर कहती है, मॉम अभी तक घर नहीं आई। लेकिन डोडू फिर भी अपना फैसला आगे बढ़ाता है। वो अपने डैड से कहता है, माफ करना डैड, मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। लेकिन डैड उसे सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं, हट जा सामने से नालायक, तू टीवी ब्लॉक कर रहा है। डोडू शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसका ध्यान टीवी पर जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही है। आज का सबसे बड़ा खबर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने बुलीज को बहुत ही बुरी तरीके डोआन तुरंत न्यूज पर ध्यान देता है। न्यूज में बताया जाता है कि एक लड़का स्कूल में बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि मीडिया उस लड़के का इंटरव्यू ले रही है। वो बहुत प्राउड लग रहा है। वो कहता है, मैंने जो किया वो सही था। वो सब मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने मेरा और मेरे फैमिली का मजाक उड़ाया। मुझे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया। मैं दूसरे विक्टिम से कहना चाहता हूँ, उठो और वही करो जो मैंने किया। डोआन के डैड कहते हैं, ये लड़का पागल है। बुली करने का मतलब ये नहीं कि तू उन्हें मार सकता है। लेकिन डोडू पूरी तरह इस स्पीच से प्रभावित हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोडू अपने बेडरूम में है। वो कहता है, मुझे खुद को खत्म करना नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे डोआन और उसके फ्रेंड्स को खत्म करना चाहिए, मुझे बुली करने के लिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डोडू अपने क्लासरूम के डेस्क में बैठा हुआ था। तभी वहां डोआन और उसका ग्रुप आ जाता है और डोडू की गर्दन पकड़ लेता है। वो पूछता है, तूने आज केक लाया क्या? बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना तेरा? डोडू स्क्रू ड्राइवर पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो डोआन का चेहरा देखता है, उसका बॉडी जम जाता है। वो इतना डर जाता है कि स्क्रू ड्राइवर छुपाने की कोशिश करता है। डोआन उसे क्लासरूम में पीटता है। डोडू कहता है, पार्टी अभी खत्म नहीं हुआ। डोआन, तू मुझे आज शाम के बाद मिलना। शाम को डोडू स्कूल के बैकयार्ड में डोआन और उसके दोस्तों के साथ जाता है। डोआन कहता है, हम लोगों ने तेरे बर्थडे के लिए बहुत कुछ लाया है। उनके पास लिकर है। डोआन कहता है, तुझे इसे पीना ही पड़ेगा, वरना ये तेरा लास्ट डे होगा। वो एक गंदा कॉकटेल बनाते हैं। उसमें लिकर, गंदे सॉक्स, मिट्टी, थूक और भी गंदगी मिलाया जाता है। डोडू मना करता है तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है। आखिरकार वो पी लेता है, लेकिन फिर उल्टी कर देता है। डोआन कहता है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तू ये पूरा ना पी ले। वो बार बार वही कॉकटेल बनाते हैं और डोडू को पिलाते हैं, लेकिन वो बार बार उल्टी करता रहता है। जब लिकर खत्म हो जाती है तो डोआन अपने दोस्त को और लाने भेजता है, लेकिन जब डोआन डोडू के चेहरे पर लिकर उड़ेलने लगता है तो डोडू बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो डोआन को धक्का दे देता है। बॉटल टूट जाती है। डोडू भागने लगता है। वो खुद नहीं जानता कि क्यों भाग रहा है, लेकिन भागता है। लेकिन डोआन जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और फिर से पीटता है। चेहरे पर कई मुक्के मारता है, बाल पकड़कर घसीटता है। जैसे जैसे वो घसीटा जा रहा होता है, डोडू सोचता है, मैं डोआन के चेहरे से डरता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे पीछे से हमला करूंगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सही मौके पर वो डोआन को धक्का दे देता है। डोआन गुस्से में आता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक कार आकर डोआन को कुचल देती है। सब लोग घिर जाते हैं। डोडू डरकर भाग जाता है। अगले दिन डोडू अपने बेड पर सिकुड़ा हुआ है। वो सोच रहा है, क्या मेरे धक्के से डोआन मर गया होगा? वो डरा हुआ है कि अब उसकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई। स्कूल जाते वक्त वो सोचता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आएगी, लेकिन क्लासरूम में सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ डोआन की सीट खाली है। टीचर आता है और अनाउंस करते हैं, सुनो सभी, आज अटेंडेंस लेने से पहले मेरे पास एक सूचना है। हमारे क्लास के एक स्टूडेंट ली डुआन का कल रात एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस का मानना यह है कि वो सड़क के बीच से रोड क्रॉस कर रहा था और एक ट्रक के सामने अचानक से आ गया। उसका चोट काफी गंभीर है, तो सभी बच्चे उसके जल्दी रिकवरी के लिए भगवान से प्रे करो। ये सुन के डोडू थोड़ा मुस्कुराया। डोडू मन ही मन खुश था, लेकिन जब भी वो कल रात की बातें याद करने लगा, उसे गिल्ट महसूस हुआ। उसे ये करना पड़ा सिर्फ एक आम स्कूल लाइफ जीने के लिए। उसका बस इतना ही चाहत था। वो मन में सोचने लगा,
आज मुझे बहुत मज़ा आया स्कूल में। एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जो इतने दिन मुझसे छीना गया था। एक ऑर्डिनरी क्लास, रेगुलर लंच ब्रेक, जहां मुझे सताने के लिए कोई नहीं है। कितने दिन हो गए मुझे नोबेल पढ़े हुए। जब से मैं हाई स्कूल में आया तब से लेकर एक ऑर्डिनरी स्कूल लाइफ, यही तो मैं चाहता था। ये सब मुझसे छीन लिया गया था इतने टाइम तक। मैं जानता हूँ ये सब होने में बहुत देर लग गया है। अब बस जिंदगी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका एक क्लासमेट आ गया। उसने पूछा, ओए डोडू, सच बताना, तूने ही कल रात डोआन को धक्का दिया था ना? डोडू हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके दूसरे क्लासमेट ने फिर मजाक में बोला, अरे नहीं, ये बस मजाक कर रहा तेरे साथ। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगे। जाते हुए उन दोनों में कुछ बात हो रहा था। कल रात ही उसके साथ डोआन के क्रू का पंगा हुआ था, और तुझे लगता है इस फट्टू में उतना हिम्मत है? किसको पता था जब एक लूजर का सब्र का बांध टूटता है तो वो किस मुकाम पे पहुंच सकता है। डोडू ने नोटिस किया आज डोआन के एब्सेंस पे क्लास का माहौल काफी शांत है। जो स्टूडेंट्स उसके साथ पहले बुली होता था वो भी आज कंफर्टेबल नजर आ रहा है। डोडू मन ही मन ये सोच रहा था। तब अचानक से एक पुलिस कार स्कूल के अंदर आते हुए दिखता। क्लास टीचर डोडू को ऑफिस बुलाता है। ये सुन के डोडू घबरा जाता है। ऑफिस रूम में पुलिस डोडू को हथकड़ियां पहनाता। एक ऑफिसर कहता है, तुमने ली डुअन को जान से मारने की कोशिश की है। उसके जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें अपनी बात पेश करने का मौका दिया जाएगा पुलिस स्टेशन में। उसका क्लास टीचर हैरान नजर आता है। फिर पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर दिखाता है कल रात के इंसिडेंट का एक सीसीटीवी फुटेज, जहां साफ नजर आता है डोडू ने डोआन को धक्का दिया था। टीचर बोलता है, हाय डोडू, तुम कैसे? ये सब? तुम तो एक नॉर्मल बच्चे थे। डोडू के पास उसका जवाब नहीं होता। डोडू मन ही मन कहता है, शायद भगवान यही चाहता है और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझ जैसे इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। सच्चाई बहुत कड़वा होता है। जैसा फिल्म या टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है उससे काफी अलग। अब सोसाइटी हमेशा सिर्फ तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए ताने देगा, एक ऐसा बोझ जो हमेशा तुम्हारे दिल को कुचलता रहेगा। फिर हमें कोर्ट का हॉल रूम दिखाया जाता है जहां जज अपना फैसला सुनाता है। हमारे बीच एक स्टूडेंट है, यिम डोडू, जिसने ली डुआन को चलती हुई रोड में धक्का दिया था, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है जो बहुत ही सीरियस क्राइम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि यिम डोडू को उस दिन बुली किया गया था और उसको अल्कोहल भी दिया गया था उस दिन। इसके चलते उसे 2 साल का प्रोबेशन यानी पुलिस के कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। उसका परिवार भी उसके साथ ही आया था, जो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। उसके पापा ने उसके स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया और उसे खुद ही स्कूल जाने को बोला। डोडू को पता चल गया था उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही उसे और भी बड़ा झटका लगा। उसे पता चला उस इंसिडेंट की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। वो जब स्कूल के बाहर आया तो स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स उसके साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव कर रहा था। साले को स्कूल में कौन घुसने दिया? इसे देख के ही मुझे पीटने का मन करता है। सच अ क्रीप, इसको देख के ही मुझे घृण आती है। मुझे तो पहले से पता था ये बहुत बड़ा सनकी है। अब तो लगता है डुआन इसे बुली करके अच्छा ही करता था। डोडू चुपचाप वो सब सहता रहा। वो मन ही मन सोचने लगा, तुम लोगों ने कभी नहीं झेला कि बुली होना कैसा लगता है, और फिर भी यहाँ मुझे जज कर रहे हो। उसे अब लगने लगा कि उसके घर वालों के अलावा और कोई उसका परवाह नहीं करता। वो स्कूल से सीधा अपने घर के लिए निकला। घर पहुंचते ही गेट पे उसका डैड खड़ा था। उसके घर आते देख उसके डैड ने बोला, तू निकल जा इस घर से। डोडू ये सुन के मानो उसके पैरों तले जमीन हिल गया। डोडू रोने लगा और बिना कुछ बोले घर से निकल गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। डोडू अपने अपार्टमेंट के बाहर चलते हुए सोच रहा था उसके परिवार वाले कितनी आसानी से उसे घर से निकल जाने को बोला। वो जिद ले लिया था कि घर वापस नहीं जाएगा। डोडू बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था, पर अब उसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तभी वहां कुछ लड़के आ जाता है। डोडू उनको जानता है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो डोअन के साथ डोडू को बुली करता था। उनमें से एक लड़के ने कहा, जो तूने डुआन के साथ किया है उसके बाद तुझे ऐसे ही हम जाने नहीं देंगे। और फिर उसे पीटने लगे। उन लोगों के हाथ में अम्ब्रेला था, उसी से वो लोग डोडू की पिटाई करने लगे। डोडू बहुत लाचार नजर आ रहा था। वहां बहुत सारे लड़के थे।
ऐसे में वो चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक लड़का उसके सर पे अपना जूता रगड़ते हुए बोलता है, तूने जो डुआन के साथ किया है उसके लिए तुझे माफी मांगना होगा, वो भी कुत्तों की तरह। और तुझसे बेहतर ये किसको पता होगा कि जब तक तू अच्छे से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग तुझे पीटते रहेंगे। डोडू सोचता है, क्या मैं डुआन को धक्का देके डुआन से भी घटिया इंसान बन गया? जब डुआन ने मुझे उस दिन मेटाफोरिकल क्लिफ से धकेला था तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम लोगों ने पहले बुली किया था। एक लड़का ये सुन के काफी गुस्से में आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके फेस पे लगातार पंचेस मारता है। डोडू के पास एक ईंट का टुकड़ा पड़ा होता है। वो उसे उठाता है और बुली को इतना जोर से मारता है कि वो खून में लथपथ हो जाता है। डोडू कहता है, मैं अब किसी चीज का पछतावा नहीं करूंगा। मैं अब से दूसरों को खत्म करता रहूंगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। चैप्टर का शुरुआत होता है उसी कंस्ट्रक्शन साइट से जहां डाजुन अकेला था और डुआन के क्रू पूरे झुंड में उसे घेर लिया था। डाजुन के पास वो ईंट का सहारा था, उससे वो हमला करना चाहा, लेकिन तभी पीछे से एक लड़के ने डाजुन के सर पर जोरदार वार किया। एक लड़का उसका बाल पकड़ा और फिर उसका चेहरा सामने किया। डाजुन अपने मन में ये सोच रहा कि काश वो ताकतवर होता। उस लड़के के हाथ में जो स्टिक था उससे वो डाजुन के आंख पर हमला करने ही वाला था। तभी पीछे से एक आवाज आया, ओए, कौन हो बे तुम लोग, और मेरे घर में बिना बताए क्या कर रहे हो? जल्दी कट लो यहाँ से ताकि मैं शांति से डिनर कर सकूं। वो लोग हैरान थे। एक अकेला बंदा आके बोल रहा, ये कंस्ट्रक्शन साइट उसका घर है और वो सबको धमका भी रहा है। ये देख के वो लोग हंसने लगे और उसका भी मजाक उड़ाने लगे। ग्रुप में से एक लड़के ने बोला, साले भिखारी, तू अचानक बीच में कहां से टपक पड़ा? अच्छे से बोल रहा हूँ, चुपचाप निकल ले यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही मेरा घर है। ये सुन के ग्रुप में से एक लड़का बहुत गुस्से में उस लड़के की तरफ आ रहा होता है, पर अचानक वो लड़का खुद ही चले जाने का फैसला लेता है। जो लड़का उसे मारने आया था वो भी हैरान था। उसने बोला, देखा मेरे आते ही कैसे ये डरपोक की तरह भाग रहा। उस लड़के की बात खत्म भी नहीं हुआ था। तभी अचानक से उस लंबे बाल वाले लड़के ने अपना नूडल्स उस लड़के के मुंह पर फेंका। जो लड़का उसके पीछे से आ रहा था वो भी ये देखकर हैरान था वो कुछ कर पाता। उसके पहले ही एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ता है। उस ग्रुप के सारे लड़के गुस्से में आकर डाजुन को छोड़ के उस बंदे पर हमला करता है, पर वो लड़का अकेले ही सबको पीटने लगता है। किसी को किक करता है तो किसी को पंच करता है। कई लड़के तो उस पर स्टिक से हमला करने आते हैं, पर उसका बचने का अंदाज और उसका मूव्स बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर की तरह था। वो सभी के अटैक्स को फुर्ती से डॉज करता। ये देख के उस ग्रुप में एक लड़के को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो उस पर हमला करने आता और वो बोलता है, कमीने, तू नहीं बचेगा। पर वो लड़का उसे रोकता है। वो बोलता है, तुम लोग पहले ही नंबर में मेरे से ज्यादा हो और तुम लोगों के पास तो हथियार भी थे। ये कहाँ का रूल हुआ? अब तो मुझे भी मेरा हथियार तुझ पर आजमाना पड़ेगा। वो लड़का एक पेपर से रोल किया हुआ एक चॉपस्टिक उस लड़के के मुंह पर फेंकता है और फिर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता। उस लड़के के मुंह पर चॉपस्टिक का निशान पड़ जाता है। यह सब डाजुन ध्यान से देख रहा था। वो मन में सोचने लगा, ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने अकेले ही डुआन के पूरे क्रू को हरा दिया। डुआन के क्रू वहां से भागने लगता है। दाजून उस लड़के को शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लड़का दाजून के ऊपर ही भड़क जाता है और वहां से चले जाने को बोलता है। वो लड़का गुस्सा था क्योंकि उसका डिनर था वो रामेन नूडल्स और वो इस फाइट के दौरान फेंक दिया गया था उस लड़के से। दाजून ये सुन लेता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे रामेन नूडल्स खरीद के देगा, पर उसे उसकी बात सुनना पड़ेगा। अगले सीन में वो दोनों एक नूडल्स शॉप के बाहर बैठा हुआ था। दाजून ने अपना स्टोरी उसे बताया, स्कूल में उसके साथ जो हो रहा था, फिर डुआन का एक्सीडेंट, फिर स्कूल से एक्सपेल्ड किया गया और घर से निकाला गया, सब कुछ। ये सुन के उसने बोला, तेरे जिंदगी के तो लगे पड़े हैं। पहले ही उन लोगों के साथ तेरा 36 का आखरा था, उसके बाद स्कूल से भी निकाल दिया, पर अच्छा किया तूने उस कमीने को धक्का देकर। क्या नाम बोला था? ली डुआन या जो भी। जब तक तू इन जैसे कमीनों को पलट के जवाब नहीं देगा
तब तक ये लोग तुझे तंग करना बंद नहीं करेंगे। दाजुन बोलता है। फिर मुझे भी सिखाओ तुम्हारी तरह फाइट करना। वो लड़का बोलता है। बिल्कुल नहीं। दाजुन ये सुन के शॉक हो गया। उसने बोला, इसके पीछे अलग वजह है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ऐसा समझ तू एक फूल है जो एक घर के अंदर ही बड़ा हुआ, जो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ आ रहा है, जिसने कभी किसी संघर्ष का सामना नहीं किया अभी तक। तुझे पहले ये सब समझना होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा कि तू यहाँ आसानी से मर जाएगा। इसलिए ये लड़ाई झगड़े का ख्याल छोड़ दे। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगा। वो लड़का दाजुन की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने बोला, सुन मेरी बात, तू अभी तैयार नहीं है, इसलिए घर वापस चला जा। और हाँ, अगर मैंने देखा तू फिर से मेरे पीछे आ रहा तो बहुत मारूंगा। दाजुन परेशान नजर आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा उसका जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं माना। उसने उस लड़के का पीछा करना शुरू किया। उसे पता था अगर वो उस लड़के को पीछा करते हुए पकड़ा गया तो उसे बहुत मार पड़ेगा। फिर भी वो मार खाने के लिए तैयार था। उसका इरादा पक्का था कि उसे ताकतवर बनना है और उसके बुलीज को हराना है, और इसके लिए दाजुन को उस लड़के जितना ताकतवर बनना होगा। वो लड़का जो कर रहा था, दाजुन भी वो सब करने लगा। जैसे डस्टबिन से कपड़े उठाकर पहनना, बिल्लियों का खाना चुराकर खाने लगा, सड़कों पर सोना। दाजुन को पता चला कि बेघर लोगों की जिंदगी कितना मुसीबत से भरा हुआ होता है। दाजुन ने देखा वो लड़का एक गली में मुड़ा। उसने देखा वो लंबे बाल वाला लड़का कुछ लड़कों को पीट रहा है। असल में उन लड़कों ने ही पहले उसे मारने की कोशिश की, बिना जाने कि वो अकेला उन सब से ज्यादा ताकतवर है। दाजुन उसे देखकर मन में सोचने लगा, अगर वो उस लड़के जितना ताकतवर होता तो वो उसके बुलीज से अपना बदला ले पाता। पर इसी देखने के चक्कर में दाजुन उस लड़के के नजर में आ जाता है। वो लड़का फिर से चलने लगता है। कुछ ही दूर जाकर वो लड़का अचानक रुक जाता है और दाजुन से कहता है, बस और कब तक तू मेरा पीछा करेगा? तू इसलिए मेरा पीछा कर रहा है ना क्योंकि तुझे लड़ना सीखना है, ताकि तू बदला ले सके। हाँ, मुझे सीखना है। दाजुन हैरान था। उसने फिर से बोला, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे स्ट्रीट फाइट्स किया जाता है, पर उसके पहले तुझे उस लड़के को हराना पड़ेगा। वो पाक जंग ह्यून है, तुझे तो पता ही होगा। उसी ने तुझे उस दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया था। तूने उसके सर पे ईंट से वार भी किया था। देख, वो हमला इतना भी बुरा नहीं था, पर उतना अच्छा भी नहीं था। वो बस एक रिएक्शन था जो तू इतना वार सहने के बाद किया था। पर असल में एक फाइट तभी जीता जाता है जब तू डोमिनेट करता है उस फाइट को। तेरा मन नहीं करता अगर तू उनके जगह पे होता और वो बुली किए जाते? तुझे अभी वही करना है। दाजुन समझ गया था उसे क्या करना है। कभी मैं चारा हुआ करता था, अब शिकार करने की बारी मेरा है। चैप्टर के शुरुआत में हमें स्कूल के एक पास्ट इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, दाजुन, उस दिन जब मैं सब क्लासमेट्स के सामने तेरा पैंट उतार दिया था, और उस दिन मैंने तुझ पर पानी भी फेंका था जब तू बाथरूम में था, और मैंने आज तक तेरे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था उस सब के लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। असल में मुझे बहुत बुरा लगा तुझे उस दिन हर्ट होते देख, तो प्लीज क्या तू मुझे माफ कर देगा? ये लड़का जुंग ह्यून था। दाजुन काफी सरप्राइज होता है जुंग ह्यून के इस बर्ताव से। ली डुआन उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। उसने बोला, क्या सोच रहा है इतना? जुंग ह्यून तुझसे माफी मांग रहा है ना? चल जल्दी से हाथ मिला और बेचारे को माफ कर दे। दाजुन कहता है, हाँ ठीक है। जुंग ह्यून हाथ आगे करता है। दाजुन भी ये देख के हाथ आगे बढ़ाता है। दाजुन ने उसका हाथ पकड़ा ही था तब जुंग ह्यून उसका मुट्ठी जोर से कस लेता है। दर्द के मारे दाजुन चीखता है, जुंग ह्यून, मेरा हाथ छोड़ दे। जुंग ह्यून बोलता है, तो कैसा लगा तुझे मेरा अपॉलॉजी? तू देख रहा मैं तेरे लिए कितना बुरा फील कर रहा हूँ। क्लास के दूसरे बच्चे ये देख के हंस रहा था। जुंग ह्यून ने बोला, अब से मैं तुझसे ऐसे ही माफी मांगूंगा, समझा? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दाजुन बिल्कुल जुंग ह्यून के ठीक ऊपर एक बिल्डिंग के स्लैब में घात लगाकर बैठा हुआ था और फिर सही मौका देखकर जुंग ह्यून के ऊपर छलांग लगाया। जुंग ह्यून शॉक हो गया। दाजुन जुंग ह्यून के कंधे पर
जोरदार वार किया अपने पैर से। जुंगह्युन उस हमले से थोड़ा दूर जाके गिरा। ये सब होते हुए वो लंबे बाल वाला लड़का भी देख रहा था। डाजुन ने सोचा, मुझे लगा ही नहीं था ये इतना आसान होगा। तो ये सच है कि पहले वार करने वाले हमेशा जीतते हैं। डाजुन मन ही मन खुश था। तभी एक जोरदार मुक्का डाजुन के मुंह पर पड़ा। जुंगह्युन ने बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, एक्सपेल्ड स्टूडेंट डाजुन आया है मुझे मारने। साले लूजर, तू अपना औकात भूल गया है क्या? इतना मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई। और फिर लगातार डाजुन के ऊपर पंचेस मारने लगा। ये देख के वो लड़का सोच रहा था कि डाजुन का पहला वार सही था, लेकिन उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है। डाजुन बहुत मार खा रहा था। जुंगह्युन उसे दूर धकेल दिया और बोला, मुझे तो जैसे कमजोर को मारकर मजा आता है, बिल्कुल एक खिलौने की तरह जो आसानी से टूट जाता है। और आज मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। जुंगह्युन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डाजुन ने एक डस्टबिन बैग लेकर उसके मुंह पर फेंकता है। जुंगह्युन कुछ समझ पाता उसके पहले ही डाजुन उसको सामने से पकड़ लेता और सामने धकेलने की कोशिश करता है, पर उसका ताकत काफी नहीं था जुंगह्युन को हराने के लिए। वो उसे फिर से मारने लगता है। डाजुन ने इसी बीच उसके आंख पर हमला करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में साफ पता चल रहा था कि डाजुन को ऐसे फाइट्स का अनुभव नहीं है। वो लड़का भी ये देख रहा था। उसने बोला, तो ये तब से मेरा नकल किए जा रहा था। हर एक मूव्स बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैंने किया था, लेकिन बहुत ही बेकार आइडिया था वो। अब तो ये बुरा फंस गया। जुंगह्युन उसका उंगली बहुत बुरी तरह से मूड रहा था। डाजुन दर्द में चीख रहा था। तभी जुंगह्युन ने देखा डाजुन इतना सब होने के बाद भी उसे घूर रहा है। जुंगह्युन ने बोला, साले मुझे ऐसे घूरना बंद कर। और फिर डाजुन के मुंह पर 2-3 थप्पड़ झड़ दिया। तुम चाहते हो मैं पाक जुंगह्युन को हरा दूं? फिर तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? क्यों, तुझे नहीं लगता कि तू उसे हरा पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। चल अच्छा है, पर क्या तुझे लगता है तू उसे हरा पाएगा? क्योंकि उसके पास तेरे से ज्यादा ताकत है और ऐसे में तेरा टिक पाना काफी मुश्किल है। हाँ, तुम सही हो। लेकिन ये तो एक स्ट्रीट फाइट है और यहाँ कोई नहीं होगा जो सही गलत का फैसला करेगा। यहाँ सिर्फ जीतना मैटर करता है, और उसके लिए चाहे तुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। वो लड़का डाजुन को ऐसे मार खाते देख वहां से चले जाने का फैसला लेता है, पर तभी देखता है डाजुन एक पेपर से मुड़ा हुआ चीज निकालता है। जुंगह्युन कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर उसे लगा डाजुन ये फाइट जीतने के लिए नाइफ लेके आया है। जुंगह्युन कैसे भी करके डाजुन को रोके रखने की कोशिश करता, पर डाजुन के मुंह पर तभी एक अजीब सा स्माइल झलकता है। वो पूरा जोर लगा देता है डाजुन को पकड़े रखने का। असल में जुंगह्युन भले ही डाजुन से ज्यादा ताकतवर है, पर उसके सामने भी जब कोई नाइफ लेके खड़ा होता है तो वो भी डर जाता है। वो डर के मारे गिर जाता है और उसका मौका लेकर डाजुन उसके ऊपर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता है। वो पीछे हट जाता है और भागने लगता है, पर वो जिस दिशा में जा रहा था वहां डेड एंड था। वो पीछे मुड़ता है और वहां डाजुन नजर आता है, जिसका चेहरा काफी डरावना था। Jung tried to run away from Dajun, but where he was going was a dead end. Dajun stood right behind him, an evil smile on his face. He pounced on Junghan and repeatedly punched him in the head and face. Jung was taking a beating, thinking, how am I getting beaten by this loser? He only has that weapon, so if I could do something with that thing, I wouldn't be getting beaten like this. Dajun kicked Jung hard, causing Jung to scream in pain, dying. Jung looked injured. He said, "Please stop now. You hit me right where I was already hurt. It hurts so bad. No, I probably broke a bone." But Dajun was furious. He attacked him again and said, "My high school life was ruined because of you. Every day I begged for forgiveness. What about that? Every day I felt like death was better than this.
spoke, Dajun was remembering the days when he was bullied at school. The boy, seeing this, thought, "This guy is so naive. I never thought he would win." He suddenly noticed Dajun was lost in his emotions while saying this, and Young took advantage of this opportunity to overpower him again. You think I'd lose to a loser like you? A jerk like you doesn't have the courage to hit anyone. Young took Dajun's rolled up knife from him and stabbed him in the leg. Seeing this, even the long-haired boy was shocked. Just then, Dajun broke into a smile. In reality, what Young had been afraid of, thinking it was a knife, was actually a ruler. This action enraged Young. Dajun continued smiling. So, when he told me to wait, he was working on this plan, Im Dajun, you turned out to be more interesting than I thought. Jang Hoon was furious. He kept punching Dajun in the face. He said, "I'll kill you today." Young was furious. Just then, the boy came over and, mocking Young, poured juice on his head. Now you're crossing the line. You won't survive now, you bastard! He moved forward to strike, but the boy landed a powerful sidekick to Jang Hoon's face. That one kick knocked Young down. The boy approached Dajun and said, "You know, if I weren't here today, he would have killed you. You fought well, but your luck is bad. You lost, but that means I won't teach you how to fight." Dajun wondered why he had gotten carried away by his emotions during the fight and gotten his chance. Now his life would remain the same. He said, "Why? Why? I keep losing to them." He couldn't control his aggression. The boy was watching. He said, "I know you want to be strong, so I'll give you one last chance, but this time the challenge will be even more difficult for you." The boy was taking Dajun somewhere. They were talking as they went. The boy said, "For you, perhaps the people who bullied you in school are the worst people in this world." Yes, absolutely. But the truth is, there are even more vile and dangerous people in this society. More dangerous than you can even imagine. Now that you've decided to live outside, you might encounter people like these. And those who have nothing to lose are the most dangerous. You are asking where we're going, right? We're going to where such people will gather. They had arrived at a large white building. Dajun was surprised. Just then, the boy pushed Dajun. He entered the building. The boy from behind said, "Now you have to survive here?" What kind of survival? Standing right in front of Dajun was a boy who looked very strong. His fear was clearly visible on Dajun's face. चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डाजुन 3 लड़कों और एक लड़की के सामने बैठा होता है। जो लड़का डाजुन से बात कर रहा होता है उसका नाम छा डयोब होता है। वो लोग डाजुन को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन लोगों में फिर बात होता है। तो तू बोल रहा है कि तू हमारे घर पर रहना चाहता है ताकि तू सीख सके कि फाइट कैसे करते हैं? हाँ। और ये किसने बोला? चो हैंगिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बंदा तुझे यहाँ रखकर खुद भाग गया। अच्छा, तू फाइट करने में अच्छा है क्या? नहीं। वो तो तुझे देखकर ही लग रहा था। वो सब छोड़, तूने पहले कभी घर का काम किया है? नहीं। अरे यार, इससे तो कुछ भी नहीं आता। ये हंगिल क्या सोचकर इस यूजलेस को यहाँ छोड़ गया? अब मैं इसे निकाल भी नहीं सकता। वो कमीना हंगिल इसे छोड़कर गया है। डेयोब के पास जो लड़का खड़ा हुआ था उसने बोला, अभी छोड़ वो सब डेयोब, बहुत रात हो गया है, तो फिलहाल इसे यही सोने देते हैं। फिर डेयोब डाजुन को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और बोलता है वहीं सो जाने के लिए। और फिर डेयोब कहता है, और ये मत सोचना कि हम तुझे यहाँ फ्री में रख रहे हैं। तुझे घर का काम करना पड़ेगा। चलो, कल मिलते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डाजुन टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है। अगले सीन में डाजुन एक बड़ा फ्लावर पॉट उठाकर शिफ्ट कर रहा होता है। खाने के टाइम पर हम देखते हैं कि वो चारों लोग साथ बैठकर खा रहे होते हैं,
लेकिन डाजुन अकेला लॉन्ड्री रूम में खाना खा रहा होता है। कुछ समय बाद डाजुन कुछ सामान लेने बाहर गया होता है और जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में 4 लोग खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर डाजुन मन में सोचता है, मैंने कुछ दिनों से आसपास घूमकर देखा, यहाँ सब लोग गैंगस्टर जैसे क्यों लगते हैं। डाजुन का उनसे आई कांटेक्ट हो जाता है। वो सोचता है, ओह नो, इन लोगों से मेरा आई कांटेक्ट हो गया। प्लीज मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। उन 4 लोगों में से एक लड़का डाजुन को रोकता है। ओए रुक, तू मेरी गर्लफ्रेंड की लेग्स को तब से घूर रहा था क्या? जवाब दे कुत्ते। अगर तू झुककर मेरे से माफी मांगेगा तो मैं तुझे सही सलामत जाने दूंगा। डाजुन कोई जवाब नहीं देता और सोचता है, ये बंदा बस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रहा है, पर हैंगल ने बोला है कि मुझे इन गैंगस्टर्स के बीच ही सर्वाइव करना है। वो लड़का बोलता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो डाजुन को मारने आता है और डाजुन भी पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहां अचानक से डायोब आ जाता है और एक शक भरे चेहरे से उस लड़के को देखता है। डायोब बोलता है, तू मेरे हाउस बॉय के साथ क्या कर रहा है? डायोब उस लड़के को पुश दे देता है और डाजुन से कहता है, अगर तेरी शॉपिंग हो गई है तो जल्दी आकर वेरांडा क्लीन कर। इन जैसे कचरा लोगों के आसपास मत घूम। वो लड़का डायोब को गालियां देता रहता है, लेकिन उसके साथ वाला दूसरा लड़का कहता है, छोड़ दे ह्योंगटे, तूने उनके बारे में रूमर सुने हैं ना? उनके साथ किम टेक भी है। ये लोग छो हंगिल वाली क्रू में हैं। लेकिन ह्योंगटे बिल्कुल बात नहीं मानता और अचानक एक नाइफ निकालकर डायोब पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। डायोब तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और एक टेक्निक से उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर ह्योंगटे के बाकी दोस्त और डाजुन दंग रह जाते हैं। डायोब फिर ह्योंगटे के दोस्तों को देखते हुए कहता है, और किसी को फाइट करनी है तो आ जाओ। डाजुन मन ही मन सोचता है, क्या हैंगल के सारे दोस्त ही इतने पावरफुल हैं? कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ह्योंगटे गुस्से में डायोब को गालियां दे रहा है और अपना सिर गेट पर मार रहा है। तभी कोई आता है जिसका फेस नहीं दिखता और वो ह्योंगटे से कहता है, क्या तुम सच में चो हंगिल के लोगों को मारना चाहते हो? अगर मैं उसमें तुम्हारी मदद करूं तो कैसा रहेगा? कुछ दिन बाद नाइट सीन, सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ह्योंगटे घर के बाहर आता है। उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर होता है। वह गैस ऑन करके घर के अंदर गैस लीक करवाने लगता है। उसी समय डाजुन टॉयलेट जाने के लिए उठता है और उसे गैस की स्मेल आती है। वह जल्दी से दौड़कर दरवाजा जोर से खोलता है और दरवाजा जाकर ह्योंगटे की नोज पर लग जाता है। डाजुन उसे पहचान लेता है, लेकिन ह्योंगटे तुरंत भाग जाता है। डाजुन सोचता है, क्या वो सच में सबको एक साथ मारने की प्लान बना रहा था? फिर दिखाया जाता है कि डाजुन उसका पीछा करते हुए सोच रहा है। डायोब ने मुझे यूजलेस बोला था। मुझे उन सबको गलत साबित करना है। डायोब की नींद अचानक खुल जाती है। हम देखते हैं कि चारों लोग बालकनी में खड़े हैं। भागते भागते ह्योंगटे रुकता है और बोलता है, वो कमीना ठीक कैसे है? क्या वो सब एक ही कमरे में नहीं सोते? तभी कोई तेज आवाज में चिल्लाता है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ एक कमरे में नहीं सोता। हम देखते हैं कि ये आवाज डाजुन की है। वो गुस्से में बोलता है, अब तू भागकर कहाँ जाएगा?